हिमालय सदैव से सीना तान के खड़ा है। लगता है जिसे आदमी को चिढ़ा रहा हो कि तुम मेरे आगे ये चीज ही क्या हो, एक मक्खी से ज्यादा नहीं। मगर वो इंसान ही क्या जो अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित न कर दे। मनुष्य को, इंसान को ऐसे ही धरती का सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाता। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। दुनिया भर के पर्वतरोही के लिए माउंट एवरेस्ट किसी कुबेर के खजाने की तरह है। वो किसी भी तरह इसे हासिल करना चाहता है। हजारों लोग हर साल एवरेस्ट फतेह करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, बहुत कठिनाइयां सहन करते हैं, मगर उनमें से कुछ ही लोग उस चोटी तक पहुंच पाते हैं। जमी हुई बर्फ, पिघलते ग्लेशियर, खाइयां और सर्दी से कपकपा देने वाली ठंड के बीच में यह पर्वतरोही आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग उसको सहन नहीं कर पाते और अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि इंसान अपने हौसले से ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन पाया है। सभी पर्वतरोही नाकामी ही हासिल नहीं करते, कुछ लोग अलबेले होते हैं। कुछ लोगों के हौसले के आगे हिमालय भी अपने आप को नतमस्तक कर देता है। और ऐसे ही एक शख्स है पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशक्तु। साधारण भारतीय लेकिन असाधारण जज्बा, और इसी जज्बे को लेकर इस भारतीय ने न सिर्फ हिमालय को एक बार पार किया, बल्कि बार बार अलग अलग रास्ते से होते हुए 7 बार विजय हासिल की। इनका जन्म उत्तराखंड के छोटे से गांव बोना में हुआ। उनके गांव में आज तक टेलीफोन और बिजली की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है। 1998 में पहली बार चीन से नॉर्थ फेस मार्ग का उपयोग करके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। वह कुल 10 एवरेस्ट अभियानों के लिए जा चुके हैं, जिनमें से वह 7 बार नवीनतम शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जो 20 मई 2018 तक है। उनकी पहली सफल चढ़ाई 1998 में, तब 2006, 2009, 2012, 2013, 2017 और 2018 में हुई थी। लवराज सिंह धर्मशक्तु सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में सहायक कमांडेंट है। उन्हें 7 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एकमात्र भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने 2002 में बीएसएफ अधिकारियों और अन्य रैंकों को रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया है। बीएसएफ के अलावा उन्होंने युवाओं को पर्वतारोहण प्रशिक्षण दिया और ओएसडी अल्मोड़ा, ओएसडी उत्तरकाशी और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एनआईएम के तहत प्रशिक्षक के रूप में काम करते हुए उनके लिए रोमांच के लिए प्यार किया। उनकी तमाम उपलब्धि को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2014 में उनको पद्मश्री अवार्ड नवाजा गया। इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी घमंड उन्हें छू नहीं पाया। सरलता उनके स्वभाव का अटूट अंग है। और इसी के साथ ही न्यूज़ 47 इनकी उपलब्धियों को प्रणाम करता है। अपने हौसले का हुनर दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना राज बताएंगे तुम्हें। और जो ये नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, नन्ही तितलियां मतलब क्या, जो छोटी मोटी कामयाबियां होती है, ये जो नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, चांद मुट्ठी में पकड़ना सिखाएंगे तुम्हें दोस्तों। और आज एक हम लोग आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने हकीकत में चांद को अपनी मुट्ठी में पकड़ा है। वो है पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशक्तु जी। दोस्तों, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है पहाड़ चढ़ना। और पहाड़ भी अगर माउंट एवरेस्ट हो, और माउंट एवरेस्ट पर अगर कोई आदमी एक बार कदम रख देता है तो उसे विश्व विजेता मान लिया जाता है। लेकिन उस आदमी के बारे में क्या, जिसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार इस माउंट एवरेस्ट को फतेह किया हो। हाँ दोस्तों, लवराज सिंह जी ऐसे ही शख्स है और इसीलिए हम लोग उन्हें अपने कार्यक्रम में आज लेकर आए हैं। हमारा मकसद रहता है कि हम लोग ऐसे महान शख्सियत से आपका रूबरू करा सके, जो आपको इंस्पायर कर सके, जो इंडिया को इंस्पायर कर सके। और इसीलिए मैं आपका स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम इंस्पायरिंग इंडियंस में। नवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। इंस्पायरिंग इंडिया में सभी देखने वालों को, चाहने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, आपने इसमें बुलाया मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपके साथ बात करते हुए। लवराज जी, अपने बारे में कुछ बताइए, किस तरह का आपका ये सफर रहा, आपका क्या है बैकग्राउंड?
यदि अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हूँ, बीएसएफ में, एज ए असिस्टेंट कमांडेंट। और मैं एक उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ वैसे, पर काफी सालों से दिल्ली में ही हूँ। और मैं यदि कहूँ तो उत्तराखंड में ऐसे एरिया से आता हूँ जहाँ आज भी मोटर रोड नहीं है, जहाँ आज भी कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ आज भी इलेक्ट्रिक का कोई साधन नहीं है। और अभी भी पैदल चलना पड़ता है काफी। और तो आप सोच सकते हैं आज से 25-30 साल पहले कितना मुश्किल रहा होगा वहां पे। तब तो बहुत ज्यादा था, लगभग 50 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलना पड़ता था। तब 2-3 दिन लगते थे मार्केट से सामान लेके घर जाने के लिए। तो वहीं से मैं पला बड़ा हुआ। और वहां पे पंचचूली करके जो है 5 पीक हैं जो मेरे गांव से दिखता है। और उसके बिल्कुल तलहटी में हमारा गांव है, बोना करके, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मुनस्यारी एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ कुछ टूरिस्ट अभी आ रहे हैं वहां पे। और वहां से मेरा एजुकेशन हुआ। और फिर हायर एजुकेशन मैंने लखनऊ से किया। और इसी बीच में मुझे फिर माउंटेनियरिंग का पता लगा। और फिर मैंने कोर्सेज किए, बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज किए। और फिर कुछ एक्सपीडिशनों में गया। और फिर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में, वहाँ पे भी मैंने जॉब की और इंस्ट्रक्टर रहा वहाँ पे। फिर बीएसएफ में मैं 2000 में जो है बीएसएफ में ज्वाइन किया मैंने। बीएसएफ की अपनी माउंटेनियरिंग टीम है, बीएसएफ की पूरा एडवेंचर सेल है आज के डेट में। और काफ़ी अच्छा उसमें हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 2 बार हमने एवरेस्ट किया बीएसएफ की ओर से, कंचनजंगा किया एक बार। उसके अलावा भी बहुत सारे 40 से ऊपर पीक्स हमने जो है बीएसएफ ने किया है। आज बीएसएफ की बहुत अच्छी टीम है जो देहरादून में है अभी टीम। सर, और अगर पूरे अगर सर मैं माउंटेनियर की बात करूं तो क्या प्रेरणा रही माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की? क्यों आपने इस क्षेत्र को चुना? क्या क्या प्रेरणा थी इस काम को करने के पीछे? एक्चुअली क्या था कि हम पहाड़ों में उत्तराखंड का यदि देखें तो खासकर पहाड़ों से जो भी आते हैं तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं होते हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है फाइनेंशियली। फिजिकली बहुत टफ होते हैं, पूरा इंडिया में भी फिजिकली बहुत टफ होते हैं लोग। पर जो हिल में रहते हैं वो ज्यादा फिट होते हैं। तो वो गॉड गिफ्टेड हम पे था। और तो मैंने सोचा कि जब मेरे को पता लगा कि माउंटेनियरिंग कुछ ऐसा स्पोर्ट्स भी है और नेचर के करीब जाने का मौका मिलता है। और बचपन से सामने पंचूली तो देखता ही था मैं। तो हमारे गांव वाले, मेरी माँ खुद बोलती थी कि भाई अर्ली मॉर्निंग जब पंचूली से जब ब्लिजर्ड हवा से जो है बर्फ उड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कि अगरबत्ती जला रखा है। तो हमारे गांव में खासकर धारणा ये थी कि लोग बोलते थे कि जिस दिन क्लियर मौसम होता था तो उस दिन वो लोग बोलते थे कि भगवान पूजा कर रहा है पंचूली टॉप में। तो ये एक दिमाग में था कि भाई वास्तव में क्या होता होगा वहां पे। तो ये भी था एक। और फिर पता लगा कि कोई कोर्सेज भी होते हैं पहाड़ चढ़ने का। फिर वो कोर्सेज किया। और कोर्स के साथ साथ ही जो है फिर मैं बहुत सारे पीक्स में गए, 7000 के पीक्स में काफी पीक्स मैंने किए और 6000 के पीक्स किए। और जैसे जैसे मैं एक्सपीडिशन करते रहा और वैसे वैसे मेरे को नेचर के बारे में पता लगने लगा। तो मैं सोचता था कि मैं इस पर रिसर्च भी करूं। तो अपने आप ही मैंने इस पे सीखने की कोशिश की, नेचर से काफी कुछ सीखने की कोशिश की। और यही एक पल था कि भाई मुझे एवरेस्ट जाने का मौका मिला। एक बार नहीं, वैसे तो मैं 10 बार गया हूँ एवरेस्ट में अलग अलग रूट से। और 7 बार मैं टॉप तक पहुंचा। तो ये मैं अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस बैकग्राउंड से आके मैं इतने ऊपर तक गया, एवरेस्ट के टॉप तक पहुंचा। और कई बार मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे जैसे कि मैं सपना देख रहा हूँ। आज भी ऐसा लगता है क्योंकि ये माउंटेनियरिंग जो है बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है। और ये इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। पर मैं लकी समझता हूँ अपने आप को। दूसरा, एवरेस्ट क्या, हर माउंटेन को मैं भगवान की तरह मानता हूँ। और वही कारण था कि
मुझे जो है इतना मौका मिला, तो मैं एवरेस्ट का पूजा भी करता हूँ, उसका उसी का स्मरण करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि उसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, नाम दिया, फेम दिया। और मैं ये भी कहूँगा कि एवरेस्ट ने खाली मुझे नहीं, थाउजेंड थाउजेंड लोगों को जो है नाम दिया, फेम दिया, और कुछ करने के जज्बा दिए उसको, जॉब्स दिए उसने, तो मेरे मैं लिए तो भगवान की मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कि पहाड़ चढ़ने के बारे में एक असूल है। पहाड़ चढ़ने का एक असूल है कि आप झुक कर चलो। जो आदमी झुक कर चलता है वो पहाड़ को आसानी से कैप्चर कर लेता है। और आज हमारे मेहमान लवराज सिंह जी भी उसी नेचर के हैं बेसिकली। उन्होंने पहाड़ चढ़ चढ़ के जिस तरह से झुक झुक के वो ऊपर चढ़े हैं, वो उनके नेचर में आ गया है। बहुत ही डाउन टू अर्थ है। जितनी आसानी से इन्होंने बता दिया कि मेरे दिल में आया और मैंने सोचा और मैं माउंट एवरेस्ट पर चला गया, हकीकत इससे बहुत ही कठिन रही होगी। और लवराज जी, अगर मैं पूछूं कि जब आपने पहली बार डिसाइड किया, जब पहला आपने ट्रिप शुरू किया, तो किस किस तरह की कठिनाइयां आपने महसूस की, किस किस तरह की कठिनाइयां आई? मैं यदि बस सच बोलूं तो मुझे मैंने जब ये माउंटेनियरिंग शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने हाई एल्टीट्यूड पॉटर के तौर पर शुरू किया था। एक्सपीडिशन के जहाँ जहाँ एज ये हाई एल्टीट्यूड पॉटर की तरह मैं गया, और फिर हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग में या हाई ट्रैकिंग में भी मैं जो है एज ए कुक की तरह, एज ए कुक के हेल्पर की तरह भी गया स्टार्टिंग में। हम्म। तो धीरे धीरे जो है मैंने फिर कोर्सेज किए, और ये सब करने के बाद जो है मुझे लगा कि इस फील्ड में ही मुझे आगे करना चाहिए, ये सारे एक्सिबिशन करना चाहिए। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं तो मैं फिट तो मैं था ही, उसके अलावा मेरा जो व्यवहार था वो लोगों को पसंद आया। जो जिस टीम के साथ भी मैं जाता था उनको बड़ा मेरे व्यवहार पे, मेरे काम करने के तरीका उनको अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे जो भी क्लब वाले या इंस्टीट्यूट वाले जाते थे वो मुझे इनवाइट करते थे, बुलाते थे, और मैं उनके साथ जाता था। और एवरेस्ट जाने से पहले मैं बहुत सारे पीक्स कर चुका था। 90 से मैंने ये शुरू किया था माउंटेनियरिंग, और 98 में जो है टाटा मिलीनियम एक्सपीडिशन, जो टाटा स्पॉन्सर एक्सपीडिशन था, टाटा के एम्प्लॉइज उसमें जा रहे थे, तो उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला। और उस टाइम में तिब्बत साइड से हम लोग एक्सपीडिशन हमने किया, और 2 मेंबर हम लोग टॉप तक पहुंचे, एक मैं और एक टाटा का जो एम्प्लॉय था सुरेंद्र चौहान करके। हम 2 लोग टॉप तक पहुंचे। तो वो पल मेरे लिए मैं कहूँ तो मेरा वो टर्निंग पॉइंट भी था मेरे लाइफ का। और वहीं से जो है मुझे लोगों ने पहचाना। मैंने बोला ना कि एवरेस्ट ने बहुत सारे लोगों को नेम, फेम और रोजगार दिया है, तो उनमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे ये मौका मिला। उसके बाद फिर लोगों ने समझा, फिर मेरे को ऐसे मौका मिलते रहा आगे आगे। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता देता हूं कि लवराज जी पूरे विश्व के उन 3-4 लोगों में शामिल है जिन्होंने ये सौभाग्य हासिल किया है इतनी बार हिमालय की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। और इसमें भी वो पहले भारतीय है जिन्हें ये गौरव हासिल है। लवराज जी, मैंने सुना है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कई तरह के रास्ते होते हैं, कई तरह के रूट होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि आपने कई रूट से मतलब एक चोटी को तो हासिल किया ही किया, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से फतेह किया। उनके बारे में कुछ बताएं सर। मैं 4 रूट में गया एवरेस्ट का। टोटली एवरेस्ट का वैसे 15 रूट है, जिसमें टफेस्ट रूट यदि मैं बोलूँ तो ईस्ट रिज करके बोलते हैं। तांगसुंग फेस के सामने से बनता है ईस्ट रिज, जो सीधे एवरेस्ट के टॉप से नीचे बेस की तरफ दिखता है। वो बहुत ही टेक्निकल है, अभी भी अनक्लाइम्ड फेस है वो रूट है। तो 2001 में मुझे उस एक्सपीडिशन में जाने का मौका मिला, जो हाईएस्ट पॉइंट तक हम लोग वहां पहुंचे। अभी तक भी वो फेस जो है अनक्लेम्ड है। और मैं मेरे लाइफ का जो है सबसे चैलेंजिंग एक्सपीडिशन था वो। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन अवलांच में हम लोग नहीं होते थे, और हम लोग खुद अपना रूट ओपन करते थे, खुद कैंप लगाते थे, खुद खाना बनाते थे। और छोटी सी टीम थी हमारी, 8-9 लोगों की टीम थी।
और बहुत ही मुश्किल था, इतने बड़े अवलांच, और मैंने कभी नहीं देखा। सीधे एवरेस्ट के टॉप से ही जो है वो अवलांच बन के आता था। तो हम लोग जब सुबह रूट खोलने के लिए जाते थे तो कभी ये नहीं सोचते थे कि शायद शाम को वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, ऐसा लगता था हम लोगों को। और कई बार हम लोग उसके चपेट में आए, लेकिन किस्मत अच्छा था कि हम लोग जो है बच के वहां से निकले और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे। फिर टाइम भी काफी हो गया था और इक्विपमेंट भी हमारा थोड़ा कम पड़ गया था, तो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट बार हम दोबारा इस रूट को जो है क्लाइम करने आएंगे। पर बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैंने जैसे बोला, तो दोबारा हमें स्पॉन्सर नहीं मिल पाया। तो हमारे बाद जो है 2-3 एक्सपीडिशनों ने ट्राई किया वहाँ पे, 2-3 कंट्री ने, पर वो लोग जहाँ तक हम पहुंचे थे वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। उसके अलावा कांगसुंग फेस जो एक मोस्ट डिफिकल्ट रूट है, उसमें भी मैं 99 में था, और उसमें रॉक स्टोन हिट होने से जो है मेरे को वापस आना पड़ा। एम्स में दिल्ली में मैं कुछ दिन एडमिट भी रहा, और काफी चोट आ गई थी मेरे को। और उसके अलावा सबसे पहले मैंने नॉर्थ साइड से, तिब्बत साइड से क्लाइंब किया था, नॉर्थ फेस से। फिर नेपाल साइड से क्लाइंबिंग करने का मौका मिला। तो मैं 4-5 रूट में जो है क्लाइंबिंग करने का मौका मिला मुझे। तो अलग अलग चैलेंजिंग था, अलग अलग रूट का अलग अलग मजा होता है। जैसे नेपाल साइड से यदि बोले साउथ पोल की तरफ से, तो खुम्बु आइस फॉल बहुत डेंजरस है, कब आइस टूट जाए, कब ग्लेशियर मूव करे, कुछ पता नहीं लगता है। तो अपना अपना चैलेंजिंग है हर रूट का। और यदि नॉर्थ से जाते हैं तो वहाँ विंडी बहुत है, रॉकी है। तो ये है कि एंजॉय किया मैंने। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हकीकत में उससे भी आगे बढ़कर समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए सोचते हैं। और लवराज सिंह जी ने जहां पर एक अपनी अपने अलग तरह की एक कामयाबी हासिल की है, 7 बार हिमालय की चोटी को फतेह किया है, इसके साथ साथ इन्होंने माँ प्रकृति के लिए भी एक बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने हिमालय पर एक सफाई अभियान चलाया है। अभी मैं इनसे पूछता हूँ, ये बताएंगे 2-3 बार इन्होंने एरोप्लेन के थ्रू हजारों टन कचरा वहां से उठाया है। और इनके इस बेहतरीन काम के लिए, ये काम के लिए, और साथ में जो इन्होंने एवरेस्ट को इतनी बार फतेह किया है, भारत सरकार ने 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया था। सर, वो सफाई अभियान के बारे में थोड़ा सा बताइए। सफाई अभियान का ये था कि 2009 से मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपीडिशन में कर चुका था। इंडियन हिमालय में भी बहुत सारे पीक्स मैंने किए थे, कंचनजंगा भी किया, उसके अलावा इंडिया के कामेट, अभिगामिन, ऐसे बहुत सारे पीक्स हैं जिन पे मैं एक्सपीडिशन गया, और बहुत सारे पीक मैंने लीड किया। तो जो मेरे को किसी भी कारण से जो गंदगी वहां पे दिखते थे, वो मेरे अंदर से बड़ा बुरा लगता था मुझे। तो मैंने 2009 से जो है ये एवरेस्ट में काम शुरू किया, और लोगों को बताया वहां पे रास्ते में जो बेस कैंप पहुंचने से पहले जो रास्ता 10-12 दिन का जो ट्रैकिंग होता है बेस कैंप पहुंचने तक, उन रास्तों में भी जहाँ पे कुछ टॉफी के रैपिड या फिर कुछ म्यूल्स वाले या ये पोर्टर्स लोग जो है अपने कुछ मैगी के पैकेट्स, रैपेट्स या बिस्किट के फेंक देते थे, तो उनको भी मैं उठाता था। हालांकि एवरेस्ट वाले रूट में जगह जगह में गार्बेज पिट बने हुए हैं, तो मैं उनमें डालता था, और अपने साथ के लोगों को भी बोलता था कि भाई हर एक को तो हम नहीं उठा सकते, पर जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगता है उसको उठाइए, और फिर प्रॉपर गार्बेज पिट में उसको डालेंगे। तो ये ऐसे सभी लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा ये सफाई होगा। तो ऐसे ही मैंने 2009 में सोचा, फिर 2012 में मेरे को इक्वा एवरेस्ट एक्सपीडिशन के साथ एज ए लीडर जाने का मौका मिला। उसमें हमने काफी मात्रा में सफाई अभियान किया और लोगों को बताया, हायर कैंपों से उठा के लाए। तो नेपाल में एक एजेंसी है, एशियन ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले से इसमें काफी काम कर रहा था और काफी गार्बेज वो उठा के लेके आए थे, तो उनके साथ में जुड़ा। और फिर 2013 में दोबारा हमने वहां से गार्बेज उठा के लाया, ह्यूमन वेस्टेज उठा के लाए। और इस तरह से जब भी मैं गया तो कुछ नए थीम लेके गया, कुछ नया सोच लेके गया। और फिर हमने
ये सोचा कि भाई हायर कैंपों में टॉयलेट बैग बनाया जाए या फिर कोई ऐसे डिब्बा बनाया जाए जिसमें तो टॉयलेट इजीली जो है नीचे आ सकता है, ह्यूमन वेस्टेज। तो ऐसे कुछ प्लानिंग भी किया, तो आज वो सक्सेस है। आज डबल जिप वाला सिस्टम का जो टॉयलेट बैग बना रखा है, उसमें उसमें हम नाम लिख देते हैं इंडिविजुअल का, और वो 2-3 दिन के लिए एक पैकेट होता है। उसके अंदर जो है केमिकल है और हैंड सैनिटाइजर भी है उसके अंदर। तो उसको डबल जिप सिस्टम है, उसको पैक करके नीचे लाते हैं। फर्दर हम बेस कैंप से फिर उसको नीचे नीचे भेजते हैं। तो ये इस तरह से हमने वहाँ पर काम शुरू किया। और 2015 में भी जब भूकंप आया था मैं वहीं था, तो काफी रेस्क्यू वेस्क्यू हमने किया। फिर 2017 में मुझे ओएनजीसी की टीम को लीड करने का मौका मिला, जो वर्ल्ड का पहला एक्सिबिशन था कॉर्पोरेट कंपनी का, जिसके एम्प्लॉयज जो है ओएनजीसी के अपने एम्प्लॉयज से जो जिनको ट्रेन किया गया, उसके बाद फिर उनको एवरेस्ट में लिया गया। तो उसमें हमने क्लीनिंग का जो स्वच्छ भारत का जो मिशन था हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसको हमने इंटरनेशनल लेवल में भी जो है ये काम करने की कोशिश की। तो नेपाल में हमने नेपाल टूरिज्म से, नेपाल गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि यदि हम हायर कैंप से लेके आते हैं, क्योंकि ऑन हेलीकॉप्टर जो है 21,000 फीट तक जो है जाने में काफी मुश्किल आता है, तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए, रेस्क्यू के लिए वो जाते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट माना और उन्होंने गार्बेज के लिए जो है 21,000 फीट तक हेलीकॉप्टर का को जो है परमिशन दिया। और हम लोग हायर कैंपों से 26,000 फीट से भी और 24,000 फीट से जो गार्बेजेस थे उनको लेके आए। ऑलमोस्ट 1,000 kg गार्बेज हम वहां से उठा के बेस कैंप लाए। टोटल गार्बेज हम लोग काठमांडू तक जो है 1,500 kg गार्बेज हमने उस टाइम में काठमांडू तक पहुंचा। वहां पर रिसाइकलिंग जो मशीनें लगी थी वहां पे हमने उनको डिपोजिट किया। फिर 2018 में हमारा खुद का एक्सिबिशन था बीएसएफ का, उसमें भी हमने इसी तरह से हायर कैंपों से जो है ह्यूमन वेस्टेज और जो गार्बेज थे वो कलेक्ट किया, और तब भी हम काठमांडू तक उसको लेके आए। तो ये एक बहुत बड़ा था। उसमें मन की बात में जो है प्रधानमंत्री जी ने भी जो है इसकी जिक्र किया था कि भाई बीएसएफ ने उस एल्टीट्यूड से जो है गार्बेज उठा के ले आया स्वच्छ भारत के उसमें। जी तो ये हाँ, हमारे लिए बहुत जी हाँ, प्राउड की बात थी। प्रधानमंत्री जी ने बीएसएफ के उस लिए बहुत आपके उस एफर्ट्स की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। सर, कुछ जी जी जब आप लोग ये गार्बेज उठाते हैं तो आप मुझे बता रहे थे कि कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी आपके हाथ लगी, जो 50-50 साल, 60-60 साल से वहां पर पड़ी हुई थी। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था इसमें भी, क्योंकि वहां पे जब सर एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोर्गे जब पहली बार एवरेस्ट चढ़े, उस टाइम में तो आजकल की तरह इक्विपमेंट नहीं होता था। उस टाइम लकड़ी का जो है सीढ़ियां बनाते थे वो लोग, और एल्यूमिनियम की सीढ़ियां नहीं होती थी। तो मेरे को 2012 में जो है एक ऐसी पीस मिला लकड़ी का जिसका सीढ़ी बनी हुई थी पहले का। तो उसमें लिखा था, बकायदा खुदा लिखा हुआ था कि 1953। तो उससे हम समझ सकते हैं कि भाई उन्होंने उसको यूज किया होगा। तो वो उसका पीस आज भी मेरे पास है। ऐसी बहुत सारी चीजें उस टाइम से, उसके बाद बहुत सारी चीजें हमें मिली जो एंटिक आज के डेट में जो है लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो वो चीजें हमने डोनेट किया नेपाल में, जो मैं बोल रहा था एशियन ट्रैकिंग। उन्होंने आगे फर्दर जो है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है नेपाल गवर्नमेंट का, वहाँ पे अब एक म्यूजियम है जहाँ पे ये चीजें रखी गई हैं, और वहाँ पे अब टिकट सिस्टम है। तो बहुत सारी चीजें लोगों ने रखा हुआ है, जिसमें हमने भी रखा है। और 2018 में कहेंगे तो उसमें मेरे को एक 1972 का जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। वो मैंने खुद अपने मेरे पास है आज भी वो। और उस टाइम का कारपेंटर का जो है जो हील हील गाड़ने का जो उसका इंस्ट्रूमेंट था वो भी मेरे को मिला वहां पे। वो भी मैं लेके आया लोहे का। और तो उस जमाने में इतने हाइट तक जो है वो लोग कील ठोकने का हैमर भी, और रंदा जिसको बोलते हैं, जिसको उसको ठीक करने के लिए, वो सब वहां तक पहुंचा। तो कैंप 21,000 में मेरे को ये चीजें मिली। तो ये एक बहुत उस टाइम कितना टफ एक्सिबिशन रहा होगा, जब इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा नहीं था। ऑक्सीजन सिलेंडर 18-9 किलो के तो खाली खाली सिलेंडर है उस टाइम का। आज तो 4 किलो का सिलेंडर होता है। उस टाइम तो बहुत ही भारी होते थे लोहे के।
तो अब जो आने वाली पीढ़ी है वो जब देखेंगे तो उनको जैसे अभी हम देख रहे हैं, आने वाला पीढ़ी भी देखेगा। अभी तो पूरा नए इक्विपमेंट आ गए, बहुत अच्छे टाइप के इक्विपमेंट आ गए, पर ये क्या आने वाला जनरेशन देखेगा कि किसी जमाने में कैसे क्लाइंबिंग होता था। सही बात है सर। अगर हम लोग बात करें क्लाइंबिंग की, तो कई ऐसे लोग हैं, भारतीय है, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना कुछ करना चाहते हैं, वो भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहते हैं। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? आप किस तरह की उन्हें सलाह देंगे कि वो कहाँ से शुरू करे, किस तरह की प्रैक्टिस करे? क्या इसका कोई कोर्स होता है? किस तरह से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? अब मैं यही कहूंगा कि जिसको भी इस फील्ड में जाना है, एडवेंचर फील्ड में, किसी भी फील्ड में, वो एडवेंचर फील्ड बहुत सारे हैं। एडवेंचर में पैराग्लाइडिंग है, माउंटेनियरिंग है, स्कीइंग है, वाटर स्पोर्ट्स में है, राफ्टिंग, बहुत सारे चीजें हैं। जिस फील्ड में भी एडवेंचर में आप जाते हैं उसमें थ्रिल बहुत है और एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। तो मैं यही कहूंगा कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जाइए। ट्रेनिंग का जो है, इंडिया में 5-6 इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है। उत्तरकाशी में है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड में, और अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट का हिमाचल प्रदेश का मनाली में, और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग में, और नॉर्थ ईस्ट में भी एक इमास करके है इंस्टीट्यूट जो नॉर्थ ईस्ट में है। इसके अलावा JNK में जोहार माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट करके है। तो यहाँ से आप कहीं से भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। इस कोर्स करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 28 दिन का कोर्स होता है। ये उस कोर्स के लिए 16,500-17,000 रुपया आपको पे करना पड़ता है, जिसमें सब कुछ वही प्रोवाइड करते हैं। खाने से लेके आपको मग मेस्टिन, आपको रुकसैक उठाने के लिए, स्लीपिंग बैग, खाली आपको ट्रैकिंग शूज लेके जाना होता है, अपना ट्रैक सूट लेके जाना होता है, अपना वुलन कैप और वुलन ग्लव इस तरह से लेके जाना। बाकी चीजें सारे वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और 28 दिन का प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं वो लोग, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग भी होता है, स्नो क्राफ्ट भी होता है, आइस में भी होता है कि आप आइस में स्लीप करते हैं तो कैसे रुकना है आपको, आपके टीम के कोई मेंबर गिरता है उसको कैसे बचाना है आपको, रोप को होके कैसे जाना है आपको, रॉक में कैसे चलना है, वो सारे ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग जो है बहुत रिस्की है क्लाइंबिंग। तो आप प्रॉपर इन इंस्टीट्यूट से क्लाइंबिंग सीख सकते हैं। और उसके अलावा आजकल बहुत सारे लोग हैं जो एवरेस्ट फतह करना चाहते हैं बिना ट्रेनिंग का। वो एक मैं तो यही कहूंगा कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट उसको बोलता हूँ मैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग का बहुत मुश्किल। आप एक शेरपा पे डिपेंडेंट होते हैं, आपका जो गाइड होता है शेरपा, उस पर डिपेंडेंट होते हैं आप, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्लाइंबर्स देखे वहां पे। लास्ट ईयर भी आपने सुना होगा न्यूज में भी कि बहुत जाम लग गया था उधर और काफी कैजुअलिटी हुआ लास्ट ईयर। तो इसका मेन रीजन यही है कि आप सिर्फ एवरेस्ट टॉप में पहुंचना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद कुछ और भी होना चाहिए कि भाई वापस आना भी है वहां से। और अपने 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 हिम्मत से आप यदि जाते हैं, अपने टेक्निकल उससे जाते हैं तो आप सेफ रहते हैं। अदरवाइज सुसाइडल कई कई जगह पर पहाड़ इस तरह से भी बिल्कुल दीवार की तरह भी होता होगा, या कहीं पर बीच में खाई होती होगी, उन चीजों को पार ट्रेनिंग से बिल्कुल ये चीजें होती हैं। और आप दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। आप कभी भी इस ऐसे माउंटेनियरिंग करते हैं या जो भी स्पोर्ट्स करते हैं उसमें आप दूसरे पे डिपेंडिंग मत होइए। आप खुद अपना जुमार होता है रस्सी के ऊपर लगाने का, जिससे नीचे को नहीं आता ऊपर को जाता है, वो ऊपर को जाता है तो लॉक सिस्टम हो जाता है। तो जुमार खोलना, उसको रोप में फिट करना, कैराबिनर को एंकर चेंज करना, ये खुद आपको करना चाहिए। ऑक्सीजन रेगुलेटर मास्क को कैसे चेंज करना है, वो सब चीजें बेसिक नॉलेज तो आपको कम से कम होना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि उस एल्टीट्यूड में आपका शेरपा का तबियत खराब हो गया, आपका गाइड का तबियत खराब हो गया, वो उसको किसी कारण से वापस आना पड़ा, या फिर आप बिछड़ गए, आप आपस में आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप खुद ही हैंडीकैप हो जाएंगे क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो बेसिक नॉलेज आप जरूर रखिए, उसके बाद आप जाइए। एवरेस्ट बहुत एक्सपेंसिव गेम है और ऑलमोस्ट एक क्लाइंबर को एवरेस्ट करने में
25 लाख के आसपास खर्चा आता है, जिसमें लगभग 5 लाख रुपया आपका इक्विपमेंट में आता है, आपका जो इक्विपमेंट होता है। उसके अलावा जो नेपाल टूरिज्म को जो रॉयल्टी देते हैं आप, परमिशन फीस होता है वो $11,000 उसका वो परमिशन फीस है। उसके बाद जो एजेंसी आपको लेके जाता है, जो शेरपा बोनस है, शेरपा डेली वेज पे है उसका, वो सब लगा के आपका टोटल 25 से 1 लाख रुपया खर्चा आता है इसमें। तो और बहुत सबसे एक्सपेंसिव बड़ी है। करोड़ों की जान आपके साथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात वो है। तो अक्सर क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि समिट फीवर बोलता हूँ मैं अक्सर, कि आदमी चाहता है, जैसे सपोज एग्जांपल ही मैं एवरेस्ट का ही देता हूँ, तो या और पीक में भी, तो जब क्लाइंबर जाता है तो उसके दिमाग में एक ही आता है कि मैंने टॉप में पहुंचना है, और वो उसको बोलता हूँ मैं समिट फीवर। तो ये बहुत डेंजरस होता है जब आपको लगता है कि भाई आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, आपका कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो आदमी को वापस लौट जाना चाहिए, या फिर उसके साथी या उसका गाइड बोल रहा है कि आप हमें वापस चला जाना चाहिए, टाइम ज्यादा हो गया। तो ऐसे में मान लेना चाहिए, अदरवाइज बहुत डेंजरस हो सकता है। तो लोग मानते नहीं है, लोग बोलते नहीं मैंने आगे जाना है, कितना रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अब वापस चलना चाहिए, ऑक्सीजन कम रह गया है। वो कैलकुलेट बहुत जरूरी है, अदरवाइज खुद अपने जान को भी रिस्क में डाल सकते हैं और दूसरे के जान भी रिस्क में जा सकता है। लवराज जी, तो आप सही कह रहे हो, इतनी इतनी कठिनाइयां हैं और इतनी बड़ी चोटी है, 8,848 मीटर की चोटी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और दुनिया भर के लोगों का सपना होता है कि वो उसे फतेह करे। बिल्कुल आपने बिल्कुल। 7 बार उसको फतेह किया है, और जाने जाने की बात नहीं, आप वापस लौट कर आए हैं, और हमें खुशी है कि आप वापस लौट कर आए हैं। सर, चलते चलते मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हमारा कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस है, हम लोग लोगों को इंस्पायर करते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने जो इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी क्या मोटिवेशन होती है कि हम इतना बड़ा काम अचीव कर पाते हैं, या हम लोग कर सकते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो भी जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं, कि जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, हर फील्ड में कठिनाइयां हैं। और क्या वो एजुकेशन में को, क्या आप किसी भी स्पोर्ट्स में कहिए, आप बिना प्रैक्टिस का, बिना आपका जुनून का कुछ नहीं कर सकते। तो गिव अप आप मत करिए कभी भी। जिस जिस फील्ड में भी आप करना चाहते हैं उसमें आप गिव अप मत करिए, और अपना एटीट्यूड को अच्छा रखिए, अपना ड्रीम को एक गोल बनाइए। और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जिस फील्ड में भी आप जाते हैं आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव सोच आपका होना चाहिए। और खासकर युवाओं को मैं यही कहूंगा कि आजकल युवाएं बहुत थोड़ी सी कठिनाइयां आ गई तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। आप पैनिक मत होइए, आप जिस जिस गोल को अचीव करना चाहें उसमें आप हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपका विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी है कि आपको अपनी जो डिसिप्लिन है उसको बनाए रखना पड़ेगा, और अपना व्यवहार है उसको थैंक यू। बनाएंगे तो जरूर आप सक्सेस होंगे, और जरूर अपने अपने मकसद पर आप कामयाब होंगे, और उस मिशन को आप सफल भी बनाएंगे और लोगों को आप सफलता भी दिलाएंगे। यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, गिव अप थैंक कभी यू। मत करिए। शुक्रिया, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान थे लवराज सिंह जी। और जिस तरह से कहते हैं कि अपनी निगाहें आसमान की तरफ रखिए और कदम जमीन पर, आपने देखा होगा कितने सरल स्वभाव के हैं। इतनी बड़ी चीजों को इन्होंने बड़े आराम से बताया है, जैसे बच्चों का खेल हो। मगर जो इनकी कामयाबियां हैं वो पूरा देश जानता है, पूरा संसार जानता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के परम श्री सम्मान से सम्मानित किया है। और हम अपने इंस्पायरिंग इंडिया प्रोग्राम में आज इनके द्वारा दी गई एक सीख को लेकर जा सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है चाहे कठिनाइयां कितनी भी आए, हम लोग गिव अप ना करें, हम लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान साधते रहे और चलते रहे। एक ना एक दिन अपने को कामयाबी निसंदेह मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, यहीं पर मैं अपने कार्यक्रम को विश्राम देता हूं। आप इसी तरह के हमारे इंटरव्यू देखने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंस्पायरिंग इंडियंस की हम लोग एक बुक भी लेकर आ रहे हैं, 100 इंस्पायरिंग इंडियंस नाम से, जिसमें आपको लवराज सिंह जी की पूरी कहानी पढ़ने को मिलेगी।
थैंक यू सो मच लवराज जी, थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।